Let's Mic Nari News. हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहीं। वजह उनकी कोई नई नीति या योजना नहीं थी, बल्कि उनके पति मनीष गुप्ता थे। नारी न्यूज में आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रथा की जो हमारे देश में बरसों से चली आ रही है, प्रधान पति की प्रथा। दरअसल 7 सितंबर 2025 को शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक अफसरों और स्थानीय निवासियों के साथ चल रही परियोजनाओं की प्रगति देखने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन तस्वीरों में मुख्यमंत्री के बगल की कुर्सी पर उनके पति बैठे दिखाई दिए। जब खुद मुख्यमंत्री ने यह तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर साझा की तो विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या यह संवैधानिक है कि मुख्यमंत्री का पति सरकारी बैठक में अफसरों के साथ शामिल हो। विपक्ष ने इसे तुरंत असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह कदम लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे का मजाक है। कोई भी व्यक्ति जिसे जनता ने नहीं चुना और जिसके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, वह इस तरह की बैठक का हिस्सा नहीं हो सकता। यह परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला कदम है। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने इसका बचाव किया। उनका कहना है कि मनीष गुप्ता पहले से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और स्थानीय निवासियों की ओर से बैठक में शामिल हुए थे। एक भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाना बनाने के लिए कुछ ठोस मुद्दा तलाशना चाहिए। वह अपने विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक कर रही थीं, जिसका प्रबंधन उनके पति देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शीला दीक्षित के विधानसभा क्षेत्र का प्रबंधन उनकी बहन रमा धवन करती थी और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र को संभालती थी। लेकिन सवाल केवल संवैधानिक दायरे तक सीमित नहीं है। यह घटना हमें एक गहरे मुद्दे तक ले जाती है, महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी और उनकी असली स्वायत्तता। भारत की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहद सीमित है। 1951 में लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 5% थी। 1980 के दशक में यह 8 से 12% तक पहुंची और 2019 में करीब 15% तक पहुंची। यानी सुधार हुआ है, लेकिन बहुत धीमी गति से। पंचायत स्तर पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला, लेकिन यह भी ज्यादातर जगहों पर केवल नाम का साबित हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधान पति की प्रथा। पद पर महिला चुनी जाती है, लेकिन असली फैसले और असर उसके पति या परिवार का कोई पुरुष सदस्य संभालता है। गांव में तो यह आम दृश्य है कि महिला प्रधान बैठकों में सिर्फ औपचारिक रूप से मौजूद रहती हैं और सभी चर्चा व निर्णय उनके पति या परिवार का कोई पुरुष करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महिला प्रधान सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। व्यवहारिक रूप से सभी बड़े फैसले प्रधान पति ही लेते हैं और निर्वाचित महिला प्रतिनिधि मात्र मौन दर्शक बनकर रह जाती हैं। दरअसल यह समस्या केवल गांव तक सीमित नहीं है। बड़े स्तर की राजनीति में भी अक्सर यही होता है कि महिला नेता को चुनाव टिकट इसलिए मिलता है क्योंकि उनका परिवार पहले से ही राजनीति में होता है। कई महिला विधायक और सांसद अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की जगह परिवार की राजनीतिक छत्रछाया में काम करती रहती हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि यह लोकतंत्र की उस मूल भावना को कमजोर करता है जिसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्र और बराबर भागीदारी का अधिकार है। अगर महिलाएं केवल नाम के लिए पद पर रहें और असली निर्णय उनके पति या परिवार का कोई पुरुष सदस्य करे, तो यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। इसी पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से उठता रहा।
2023 में पारित महिला आरक्षण बिल ऐतिहासिक माना गया। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी थी, लेकिन यह लागू तभी होगा जब नई जनगणना और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इसका मतलब यह है कि ज़मीनी स्तर पर बदलाव शायद 2029 या उसके बाद ही देखने को मिले। यह देरी केवल तकनीकी या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की बराबरी की राह में एक और बाधा है। बीआरएस की नेता के कविता ने कहा था कि विमेंस रिजर्वेशन बिल को पास करना ऐसा है जैसे पोस्ट डेटेड चेक देना, राशि लिखी है लेकिन नकद कब होगी पता नहीं। यानी समस्या दो स्तरों पर है, एक तरफ रिप्रेजेंटेशन की कमी और दूसरी तरफ रिप्रेजेंटेशन मिलने पर भी असली ताकत हाथ में ना आना। यही वजह है कि प्रधान पति जैसी प्रथाएं सामाजिक रूप से वैध मानी जाने लगती हैं। लोग मान लेते हैं कि महिला नेता तभी सफल है जब उसके पीछे कोई पुरुष सहायक मौजूद हो। इसके परिणाम भी गंभीर हैं। जब निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की असली भागीदारी नहीं होगी तो उन मुद्दों पर भी असर पड़ता है जो सीधा महिलाओं से जुड़े हैं, जैसे कि सुरक्षा, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य सेवाएं और बालिकाओं की शिक्षा। पंचायतों में जहां महिलाओं को वास्तविक शक्ति मिली है, वहां साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इससे साबित होता है कि जब महिलाएं वास्तविक रूप से नेतृत्व करती हैं तो नीतियां भी ज़्यादा समावेशी और संवेदनशील होती हैं। लेकिन समस्या यह है कि राजनीति में महिलाओं की स्वतंत्रता को अब भी चुनौती दी जाती है। रेखा गुप्ता का उदाहरण यह दिखाता है कि चाहे महिला कितनी भी ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंचे, अगर उसके पति बैठक में बगल में बैठ जाए तो संदेश यह जाता है कि महिला अब भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। जयललिता ने कहा था कि अगर महिलाएं बराबरी चाहती हैं और पुरुष की तरह शीर्ष पर पहुंचना चाहती हैं तो उन्हें अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, इच्छा शक्ति और मजबूती के बल पर खड़ा होना होगा। यह बयान हमें याद दिलाता है कि केवल औपचारिक पद या नाम भर से काम नहीं चलेगा। असली स्वतंत्रता के लिए महिलाओं के पास प्रभावशाली शक्ति, संसाधन और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आखिर में सवाल यह है कि क्या हमारे नेता यह समझते हैं कि उनके हर कदम का सामाजिक असर पड़ता है? मुख्यमंत्री जैसी महिला नेता से उम्मीद होती है कि वे केवल महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगी, बल्कि उन प्रथाओं का विरोध करेंगी जो महिलाओं की स्वतंत्रता को कम करती हैं। रेखा गुप्ता का यह कदम एक मिसाल बन सकता था कि महिलाएं अकेले, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती हैं। लेकिन इसके उलट यह घटना उस पुराने ढांचे को और मजबूती देती है जिसमें महिला नेता केवल नाम की होती हैं और असली सत्ता किसी पुरुष के हाथ में मानी जाती है। लोकतंत्र की सच्चाई यह है कि महिलाएं केवल संख्या या पद से नहीं बल्कि अपने स्वतंत्र निर्णय और नेतृत्व से पहचानी जाएं। जब तक राजनीति इस सोच को नहीं अपनाती, तब तक प्रधानपति जैसी प्रथाएं बनी रहेंगी और महिलाओं की बराबरी का सपना अधूरा ही रहेगा। ऐसी और स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.